हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, अधिगम एवं अर्जन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अधिगम अधिगम हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन होता है। इसको बदला नहीं जा सकता है। नशा, बीमारी या थकान के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। अधिगम की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है और प्रतिदिन बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है या ग्रहण करता रहता है। अधिगम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम और अर्जन और अधिगम। अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना और अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ग्रहण करना स्कूल से पहले की अवस्था में होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने घर में, परिवार में जब रहता है तो जो चीज़ें वो सीखता है वो सब अर्जन में आती हैं। अधिगम स्कूल में जाकर के होता है। स्कूल जब बच्चा जाने लगता है वहाँ पे वो जो चीज़ें पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें सीखता है वो सारा अधिगम के अंतर्गत आता है। अर्जन मातृभाषा में होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे और द्वितीय भाषा का या और किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो अर्जन जो है मातृभाषा का ही ज्ञान होता है उसको, बच्चे को। तो अर्जन जो भी चीज़ बच्चा सीखता है वो सारी चीज़ें मातृभाषा में सीखता है। जबकि अधिगम द्वितीय भाषा या मानक भाषा में होता है। जिस राज्य की या जहाँ की जो मानक भाषा होती है वहाँ की भाषा में अधिगम होता है। अर्जन ये अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना या किसी का देख करके सीखना। व्यक्ति घर में, परिवार में जैसा अपने भाई बहन या माता पिता को करता हुआ चीज़ें देखता है वैसा ही करने का प्रयास करता है, तो वो अर्जन के अंतर्गत आती हैं। जबकि अधिगम शिक्षण द्वारा होता है। इसमें बच्चे को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। अर्जन में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अर्जन घर में रहकर माता पिता, भाई बहन या पास पड़ोस में अपने दोस्तों के द्वारा होता है। जबकि अधिगम में शिक्षक की आवश्यकता होती है और शिक्षक अधिगम कराता है या बच्चों को चीज़ें पढ़ाता है, समझाता है, वो अधिगम होती है। अधिगम अनौपचारिक होता है क्योंकि इसमें ये कहीं पे भी आते जाते कहीं से भी सीखा जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के शिक्षक, समय या मतलब पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है। ये अनौपचारिक होता है, आते जाते कहीं से भी सीख लेना। अधिगम औपचारिक होता है। इससे प्रॉपर स्कूल में जाकर सीखना पड़ता है। स्कूल या कॉलेज में जाकर बालक जो चीज़ें सीखता है या जो पढ़ाई करता है वो औपचारिक अधिगम के अंतर्गत आती है। पाठ्य पुस्तक नहीं। अर्जन के लिए किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेली दिनचर्या या जो भी चीज़ें बच्चा सीखता है उसके लिए किसी भी पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है। अधिगम में पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत होती है और उसी के हिसाब से अधिगम आगे बढ़ता है। अर्जन में किसी भी प्रकार की व्याकरण नहीं होती है, जबकि अधिगम में व्याकरण होती है। और अगर व्याकरण होती है तो फिर इसमें नियम भी होते हैं, जबकि अर्जन में किसी भी प्रकार की व्याकरण और नियम नहीं होते हैं। आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम 3 प्रकार का होता है। क्रियात्मक अधिगम। तो क्रियात्मक मतलब कार्य करके सीखना। इसमें बच्चा कार्य करके सीखता है। क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति में ध्यान देना अर्थात कार्य करना अधिगम होता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो कोई चीज़ अगर दूर रखी होती है और वो घुटने के बल चलने या रेंगने लगता है तो वो धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँचेगा और उस चीज़ को ले लेगा। वो होता है क्रियात्मक अधिगम। ऐसे ही सहारे के द्वारा या किसी चीज़ को पकड़ कर खड़ा होना भी क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। आगे हमारा शाब्दिक या वाचिक अधिगम। तो शाब्दिक शब्दों के माध्यम से या वाचिक कोई भी अधिगम जो बोलकर किया जाता है। सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों आदि के माध्यम से सीखना, ये शाब्दिक अधिगम या वाचिक अधिगम कहलाता है।
शाब्दिक और वाचिक अधिगम में सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। थर्ड है हमारा विचारात्मक अधिगम। इसमें विचार होता है, तो विचार मानसिक होते हैं, तो इसमें व्यक्ति बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करता है, या मतलब शारीरिक इसमें कम प्रयोग होता है, बौद्धिक प्रयोग होता है। इसमें व्यक्ति दिन प्रतिदिन के अनुभवों को देखकर, दिन प्रतिदिन में जो वो कार्य करता है उन्हीं कार्यों को या अनुभवों से उनको देखकर, सुनकर या विचार करके सीखता है। ये होता है विचारात्मक अधिगम। इस अधिगम में व्यक्ति मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है, इसमें शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग नहीं होता है विचारात्मक अधिगम में। आगे हमारा भाषा अधिगम। मनुष्य को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है या जो प्रयास वो करता है वही होता है भाषा अधिगम। भाषा अर्जन क्या होता है? अर्जन का होता है ग्रहण करना। तो सीखी हुई भाषा को ग्रहण करना, समझना और अपने दैनिक जीवन या दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करना ही अर्जन कहलाता है। जो चीज़ें हमने सीखी है या ग्रहण करी है उसको दिन प्रतिदिन के जीवन में ढालना या दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको प्रयोग करना ही भाषा अर्जन कहलाता है। आगे विभिन्न जो भी ये शिक्षा, विभिन्न विद्वानों के बीच इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, अपने मत दिए हैं। तो चौमोस्की कहता है कि बच्चे में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। मतलब बच्चे को आप भाषा सिखाओ या न सिखाओ, लेकिन वो चाहे जैसे भी माहौल में रहेगा वो भाषा सीख ही जाएगा, क्योंकि उसमें वो क्षमता जन्मजात है और वो सीख लेगा। पियाजे कहता है कि बच्चा अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। बच्चा जब अपने परिवेश में या समाज में या परिवार में, पास पड़ोस में अंतःक्रिया करता है तो बच्चा सीखता है। पियाजे ने इसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे कहता है कि बच्चा इन चारों अवस्थाओं से गुजरते हुए सीखता है। मतलब इन चारों अवस्थाओं में बच्चा जरूर गुजरता है। वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा सामाजिक संपर्क के द्वारा सीखता है, और इन्होंने 2 प्रकार की भाषाओं का, 2 प्रकार की बोली ये कहते हैं होती हैं। पहली आत्मकेंद्रित होती है और दूसरी सामाजिक होती, कि बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान या जब बच्चे की भाषा का विकास सामाजिक संपर्क से होता है, संपर्क द्वारा, जब बच्चा अपनी भाषा का विकास करता है तो वो 2 तरह की बोली बोलता है। पहली बोली है आत्मकेंद्रित और दूसरी है सामाजिक भाषा। आत्मकेंद्रित में बच्चा खुद को महत्व देता है और वो खुद को ही जानता समझता है, जबकि सामाजिक महत्व में बच्चा समाज के माध्यम से शेष सारी जानकारी दुनिया के बारे में इकट्ठा करता है। अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सामाजिक परिवेश। बच्चे को जैसा सामाजिक परिवेश मिलेगा बच्चा उस तरह से अधिगम और अर्जन करेगा। अगर बच्चा का सामाजिक परिवेश अच्छा है, वहाँ पे शुद्ध भाषा बोली जाती है, तो बच्चा भी शुद्ध भाषा का प्रयोग करेगा और अच्छी चीज़ें सीखेगा। लेकिन अगर सामाजिक परिवेश अच्छा नहीं है, वहाँ शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो बच्चा भी शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं सीखेगा। मतलब सामाजिक परिवेश का बच्चे के अधिगम और अर्जन में प्रभाव पड़ता है। दूसरा है भाषार्जन की इच्छा। तो मातृभाषा तो व्यक्ति ऐसे ही सीख लेता है, उसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन और भाषाएं, द्वितीय भाषा अगर हमें सीखनी होती है तो उसके लिए हमें भाषा सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर बच्चे में या व्यक्ति में भाषा सीखने की इच्छा नहीं है तो व्यक्ति भाषा को नहीं सीख पाएगा। तीसरा है दैनिक जीवन के अनुभव। अगर अधिगम और अर्जन में व्यक्ति के दैनिक जीवन से ये चीज़ें जुड़ी हुई होंगी तो व्यक्ति उस चीज़ को जल्दी से सीख लेगा। प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होने के कारण व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेगा और उन चीज़ों को जल्दी से सीख लेगा। मतलब अगर व्यक्ति को या बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो उस चीज़ का बच्चे से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए या उसके दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित होनी चाहिए।
आगे बच्चे को मातृभाषा में सिखाना चाहिए प्राथमिक स्तर में। बच्चा जब छोटा होता है या प्राथमिक स्तर में होता है तब उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मातृभाषा में सिखाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में सीखना बच्चे के लिए आसान होता है। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग सीखना है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में हम भाषा का अच्छे से प्रयोग करना कैसे सीख लेते हैं और उस परिस्थिति से निपट सकते हैं। बालकों में भाषा विकास, तो बालकों में भाषा विकास कैसे होता है? जैसे बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो भाषा विकास भी उनमें से एक ही है। भाषा विकास भी बच्चे में धीरे धीरे होता है, जैसे अन्य कौशलों का विकास होता है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह ही अर्जित किया जाता है। बालक जन्म के बाद ही धीरे धीरे कुछ न कुछ रोना या थोड़ी बहुत ध्वनि निकालना शुरू कर देता है। वैसे ही धीरे धीरे करके बच्चा भाषा को सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में ध्वन्यात्मक संकेत, प्रारंभिक अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? ध्वन्यात्मक या ध्वनियों के संकेत या ध्वनि की आवाज़ों के द्वारा बच्चा सीखता है। शुरू में बच्चा जो चीज़ सुनता है, जैसी ध्वनि उसके सामने बोली जाती है, उसी को सुन सुन के सीखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सीखता है। फिर बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, फिर धीरे धीरे करके चिल्लाता है, बड़बड़ाने लगता है, फिर धीरे धीरे स्वर अक्षरों का यूज़ करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके मुंह से निकलते हैं, फिर धीरे धीरे व्यंजन निकलने लगते हैं। तो बच्चा ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें सीखता है। वास्तविक अवस्था ये 10 महीने से लेकर 1 साल, 10 महीने से 1 साल के बीच, मतलब 10 महीने से और 1 साल के बीच ये अवस्था प्रारंभ होती है। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, वो बोलने लगा है, बोल कर चीज़ों को समझ कर फिर भाषा का प्रयोग करना सीखता है। धीरे धीरे चीज़ों को सुनता है, जो लोग बोलते हैं उनका देखता है, अनुकरण करता है, फिर वो चीज़ों को सीखता है। थर्ड है हमारा शब्द भंडार का विकास। 5 वर्ष के बाद बच्चा जैसे ही स्कूल में प्रवेश होता है तो उसके शब्द में एकदम से तेजी से भंडार होता है और शब्द भंडार उसका बढ़ने लगता है। इससे पहले शब्द भंडार बच्चे के बहुत ही कम होते हैं, लेकिन 5 वर्ष के बाद उसके शब्द भंडार तेजी से बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।